नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फादर स्टैन स्वामी का निधन हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी जमानत की सुनवाई चल रही थी, उसी बीच उनके निधन की खबर आ गई। विश्वगुरु भारत की संस्थाओं की संवेदनशीलता आज दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। 84 साल के जर्जर शरीर वाले एक वृद्ध के साथ प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश से जोड़कर जो हुआ है, उसे न्याय की दीवार पर किसी कोने में दर्ज जरूर किया जाएगा। अक्टूबर 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में फादर स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पार्किंसन हो गया था। अब कोर्ट को हर बात में स्टैन स्वामी को लेकर सुनवाई नहीं करनी पड़ेगी। 84 साल के इस शख्स के गुजर जाने से अदालत को भी आराम मिलेगा और जांच एजेंसियों को भी। इसी साल मई के महीने में फादर स्टैन स्वामी को इलाज के लिए जेजे अस्पताल लाया गया था। उसी दिन जेल प्रशासन तलोजा जेल ले जाने लगा। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने वापस अस्पताल लाने का आदेश दिया और एक कमेटी बनाई जिसे स्टैन स्वामी की हालत का मुआयना करने का काम दिया गया। 21 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टैन स्वामी ने बताया था कि 8 महीने पहले जब जेल लाए गए तब चल फिर सकते थे, लेकिन जेल के भीतर इतनी खराब हालत है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। मई के महीने में जमानत की सुनवाई के समय स्टैन स्वामी ने कहा था कि मैं रांची में अपनों के बीच रहना चाहता हूं, मुझे दूसरे अस्पताल में नहीं जाना है। जेजे अस्पताल 3 बार गया हूं, अब वहां नहीं जाना है। अगर यही चलता रहा तो मैं और कष्ट सहता रहूंगा और हो सकता है बहुत जल्दी मर जाऊंगा, मगर मैं जेजे अस्पताल जाने के बजाय यही पसंद करूंगा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है, मेरी हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है और जेजे अस्पताल की छोटी छोटी गोलियों से मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। एक एक दिन के आदेश से एक एक दिन अस्पताल में रहने की अनुमति मिल रही थी 84 साल के शख्स को। 3 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी स्थिति को देखते हुए 2 दिन का और समय दिया था कि वे अस्पताल में रह सकें। 84 साल के बुजुर्ग को अंतरिम जमानत तक नहीं मिली। स्वामी को पानी पीने के लिए सिपर चाहिए था, इसके लिए भी अदालत में सुनवाई हुई। कितनी उदार और महान सरकार है, दुनिया में कोई है? रविवार रात उन्हें होली फैमिली अस्पताल में वेंटिलेटर पर ले जाया गया, जहां से उनकी वापसी नहीं हुई। उनकी हालत को लेकर उनसे जुड़े लोग परेशान होते रहे। फादर स्टैन को क्यों पकड़ा? उनको कह दिया कि वो माओवादी के फ्रंट है, माओवादी के कोई फ्रंट संगठन है और उनको माओवादी नाम से उनको पकड़ लिया, जबकि भीमा कोरेगांव से उनको कोई लेना देना नहीं। एनआईए सबसे झूठे मामले करती है। एनआईए के क्योंकि पावर्स हैं कि वो केंद्रीय सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो कोई भी राज्य में घुस के केस ले सकती है। बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने आज वो जिम्मेवार है। फादर स्टैन की मौत एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है और इसके लिए जिम्मेवार एनआईए, इसके लिए जिम्मेवार मिनिस्ट्री ऑफ होम, हम जो राज्य सरकार का जो प्रिजन अथॉरिटीज है, खुद राज्य सरकार जिम्मेवार है, जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया कोविड का, फादर स्टैन का, जिन्होंने वैक्सीन इसलिए नहीं लगाया कि उनके पास आधार नहीं था। ये क्या वाहियात चीजें हो रही थी। स्वामी की बीमारी सबको दिख रही थी। 84 साल के बुजुर्ग की सेहत किसी को भी दिख सकती है, आंखों से दिख सकती है, लेकिन पिछले महीने उनकी जमानत का एनआईए ने विरोध किया, कहा कि उनकी बीमारी के कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी एनआईए ने अखिल गोगोई को यूएपीए में 1.5 साल बंद किया था, कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई और अखिल गोगोई रिहा हुए। स्टैन स्वामी अब अपने ऊपर लगे आरोपों पर कभी सफाई नहीं दे सकेंगे। पार्किंसन की बीमारी से ग्रस्त इस बुजुर्ग पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। जो बिना मशीन लगाए कान से सुन नहीं सकते थे, वे भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्लानिंग कर रहे थे और एनआईए जमानत का विरोध कर रही थी कि मेडिकल बीमारी के कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है। स्टैन स्वामी 50 साल से झारखंड के आदिवासी इलाकों में काम कर रहे थे। जब कंपनियां विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को लूटती रहीं, तब फादर स्टैन स्वामी आदिवासियों के लिए आवाज उठाते रहे कि इनका विस्थापन किया जा रहा है। जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की मांग करते रहे।
क्या इनमें से किसी काम से भारत की संप्रभुता को खतरा हो सकता था? केरल के फादर स्टैन स्वामी 1965 में जमशेदपुर आ गए। खदानों पर रिसर्च करना चाहते थे, फिर चाईबासा आकर रहने लगे। वहां अपने काम के कारण लोकप्रिय होने लगे। अब उनका नाम इसलिए चर्चा में आता है कि पुलिस ने घर पर छापे मारे हैं और उन्हें फला फला केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का यह केस भीमा कोरेगांव केस कहलाता है। 2018 से चल रहा है। 84 साल के एक बुजुर्ग उन 16 लोगों में शामिल हैं जिन पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना में शामिल होने के आरोप हैं। अभी NIA मेरे पीछे लगा हुआ है। अभी मुझे बॉम्बे जाने के लिए भी अभी मजबूरी की जा रही है। अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी NIA कर रहा है और NIA तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया। ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सब को मैं इनकार करके आया हूँ। भीमा कोरेगांव के प्रदर्शन को दलित अस्मिता का सवाल बनाकर पेश किया गया प्रदर्शन से पहले, लेकिन जैसे ही 16 लोगों को इस प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जोड़ा गया और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में फंसाया गया, दलित अस्मिता का प्रश्न इससे अलग हो गया। 16 लोग अपनी लड़ाई अकेले लड़ते रहे। इनमें से प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे तो डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदार हैं। उनकी लड़ाई किसी अस्मिता की लड़ाई नहीं बन सकी, संविधान की अस्मिता की लड़ाई आप कह सकते हैं। स्टैन स्वामी पर UAPA लगा दिया गया। आपने हाल के कई प्राइम टाइम में देखा होगा कि कैसे लोगों को UAPA की धारा में फंसाया गया है। 4-4 साल जेल में रखने के बाद जांच एजेंसियां सबूत पेश नहीं कर पाई। असम में कैसे UAPA लगाकर अखिल गोगोई को 1.5 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रखा गया। NIA जैसी संस्था अखिल गोगोई के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई। इसी तरह के एक ईमेल की बात बशीर अहमद बाबा के केस में आई थी कि वह आतंकवादियों से ईमेल से संपर्क में था। बाबा श्रीनगर का एक नौजवान था जो एक वर्कशॉप के लिए गुजरात गया। वहां की ATS ने आतंक का नेटवर्क बनाने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। नजीर ने प्राइम टाइम में बताया था कि बशीर अहमद बाबा तब नौजवान था, उसे कुछ पता नहीं। गरीब घर का लड़का जीवन में कुछ नया करने, कुछ नया जानने के मकसद से गुजरात गया था। 11 साल तक जेल में रहा। इस बीच उसकी जिंदगी तबाह हो गई। उसके पिता गुजर गए। सेशंस कोर्ट ने कहा कि बाबा के खिलाफ पुलिस सबूत पेश नहीं कर सकी, लेकिन जब वो गिरफ्तार हुआ होगा तब की हेडलाइन याद कीजिए। आतंक को लेकर कितनी भूमिका बांधी गई होगी और आप इस बात से जानकर भी अनजान रहे होंगे कि एक बेकसूर नौजवान को फर्जी आरोप में 11 साल के लिए जेल में बंद किया गया है। इस बात को अपने NRI वाले रिश्तेदारों को वीडियो कॉल पर जरूर बताइएगा। कहिएगा कि किसी को फंसाना है तो इंडिया, यहां सब आराम से हो जाता है। 10-12 साल तो कुछ भी नहीं, बिना बेल के अंदर सड़ा दिया जाता है। कभी आतंकवाद तो कभी माओवाद। इसके नाम पर लड़ाई के कई मोर्चे हैं सरकार की तरफ से। एक मोर्चा है इसके नाम पर लोगों को फंसाने का, जेल में सड़ाने का। स्टैन स्वामी की मौत आज फिर से ऐसे लोगों के लिए आवाज उठा गई। स्वामी अब सरकार की जेल से आजाद हो चुके हैं। अब उनकी जमानत को लेकर अदालतों का वक्त बर्बाद नहीं होगा। अगर वे रिहा भी होते तो एक जिंदा लाश की तरह होते। दरअसल जिंदा लाश मेरे शब्द नहीं हैं, निसार के हैं, जिसे टाडा के तहत 23 साल जेल में बंद रखा गया। आरोप लगाया गया कि आतंकी धमाके में शामिल था।
मई 2016 में जब निसार बरी हुआ तब उसने कहा था कि मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गया हूं। अब जो पीछे भी लोग रह गए हैं तो जिंदा लाश की तरह सोच सकता, जिन्हें इंसाफ की उम्मीद हो सकता है फिर आगे, अब वो इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि शायद मरने से पहले घर पहुंच। निसार जब 23 साल तक जेल में रहने के बाद बाहर आया तो 43 साल का था। स्टैन स्वामी के पास शायद 23 साल तक जेल में रहने का वक्त नहीं था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन सब का संबंध स्टैन स्वामी से है। स्टैन स्वामी से पहले ये लोग जेलों में लाश बनकर जी रहे थे। स्टैन स्वामी जेल में रहते हुए मरकर आजाद हो गए। मुझे भरोसा है कि स्टैन स्वामी के निधन से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी ही कोई रिटायर्ड जज लोकतंत्र और न्यायपालिका के महान आदर्शों पर 2 लाइन बोल देंगे जिस पर लोग 100 लाइन में बहस करेंगे। रवीश, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। करबला के मैदान में कत्ल हुसैन हुए थे, लेकिन मौत यजीद की हुई थी। आज संविधानवाद, मौलिक अधिकार, कानून की नैतिकता, न्याय व्यवस्था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मौत ना भी हुई हो, पर सबकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग गए। देखिए, लीगल सिस्टम में रवीश, लॉ एंड मॉरलिटी अलग होते हैं, लेकिन लीगल सिस्टम की लिजिटिमेसी मॉरलिटी से आती है। वो लॉ जिसमें न्याय नहीं है वो लॉ नहीं है। आप देखिए, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ का डिस्टिंक्शन बताया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमेशा लॉ न्याय नहीं करता बल्कि कभी जुल्म भी करता है। मैं ये समझता हूं जो स्टैन स्वामी के साथ हुआ वो न्याय नहीं था और वो जुल्म के बहुत करीब था। उनकी पूरी लड़ाई कानून के बारे में थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में थी, जो देश के कानून थे उनके बारे में थी। संविधान के 5th शेड्यूल के इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 244 ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें प्रावधान है कि सिर्फ आदिवासी सदस्य होंगे गवर्नर को एडवाइस करने के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं समाथा जजमेंट की। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात कर रहे हैं कि 2006 से 2011 तक 30 लाख लोगों ने अप्लाई किया कि जमीन का टाइटल उन्हें मिल जाए। 11 लाख की बात मानी गई, 14 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, 5 लाख पेंडिंग है। मैं समझता हूं कि स्टैन स्वामी का एक स्ट्रगल थी, एक इंडेवर था कि देश में रूल ऑफ लॉ और संविधानवाद आ जाए। ये एक जंग थी। इस जंग को बड़ी हिम्मत से लड़ा और आखिर में यहां तक कह दिया कि मैं प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना चाहता बल्कि उसी जेल में मुझे वापस भेज दो जहां दूसरे कैदी हैं। मैं समझता हूं एक 84 साल का बूढ़ा जो न चल सकता था, उसके बारे में इस तरीके के इल्जाम लगाए। राजद्रोह का इल्जाम 2018 में लगाया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का तो पहला प्रिंसिपल है कि हर एक को निर्दोष माना जाएगा जब तक उस पर दोष साबित ना हो जाए। पर ये जो हमारा यूपा लॉ है और इस तरह के और लॉ हैं, इसमें हम हर एक को दोषी मानते हैं। मैं समझता हूं कि जो कुर्बानी दी है स्टैन स्वामी ने, उससे इन लॉज के विरुद्ध अब कुछ ना कुछ देश में बहस होगी। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपा के मामले में कह दिया कि इसमें भी बेल हो सकती है अगर जज को यह लगे कि चार्जेस साबित नहीं होंगे, कन्विक्शन नहीं होगा। कि एक एक्स्ट्रा सिपर एक बुढ़े को देने के लिए हमने उस पर बहस की, और अगर हमारा सर शर्म से और सम्मान से नहीं झुकता तो इसका मतलब देश के संविधान में हमें पूरा यकीन नहीं है। इसकी याद इसलिए दिलाई कि निसार जैसे न जाने कितने लोग फर्जी मामलों में फंसाए गए हैं।
न जाने कितने लोग बिना ट्रायल के जेलों में बंद हैं और जमानत नहीं दी जा रही है। स्टैन स्वामी उनकी बात तब भी करते रहे जब वे मुंबई की जेलों में बंद थे, और तब भी जब वे जेल में नहीं थे। 2010 में फादर स्टैन स्वामी ने एक किताब लिखी, बंद कैदियों का सच। उन्होंने कोर्ट में कई साल फर्जी आरोपों के तहत जेलों में बंद 3000 आदिवासी नौजवानों की रिहाई की आवाज उठाई। स्टैन स्वामी यही मांग करते थे कि अंडर ट्रायल को रिहा किया जाए, तेजी से सुनवाई हो, न्यायिक आयोग जांच करे कि ट्रायल पूरी होने में देरी क्यों होती है। आप देखेंगे कि ऐसे काम की पृष्ठभूमि वाले लोग कितनी आसानी से आतंक से लेकर देश के विरुद्ध जंग छेड़ने के आरोपी बना दिए जाते हैं। चूंकि ये संख्या में थोड़े होते हैं और हमेशा राज्य की नाइंसाफी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इन्हें राज्य का शत्रु घोषित करना आसान हो जाता है। फादर स्टैन स्वामी ने अपनी किताब बंद कैदियों के सच में लिखा है कि 97% मामलों में गिरफ्तार लोगों की आमदनी 5000 भी नहीं होती है, वे वकील तक नहीं रख सकते। 98% को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। इनकी रिहाई के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसकी गतिविधियों पर एनआईए की चार्जशीट में सवाल उठाए गए। आपने देखा होगा कि इसी साल मार्च में प्राइम टाइम में ही 127 लोगों को सिमी का कार्यकर्ता बताकर जेलों में रखा गया था। गुजरात में गनीमत थी कि इन्हें 1 साल से अधिक जेल में नहीं रहना पड़ा, लेकिन ये लोग 19 साल तक यूएपीए के खौफ में जीते रहे। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की धारा लग जाए तो पूरा सामाजिक और आर्थिक जीवन बर्बाद हो जाता है। 127 लोगों को बरी कर दिया गया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमित कुमार दवे ने कहा कि जांच करने वाली एजेंसी इन्हें सिमी की सदस्य साबित करने में असफल रही। ये लोग शिक्षा के सवाल पर विचार विमर्श करने के लिए जमा हुए थे, इनके पास हथियार नहीं थे। लेकिन उस वक्त अखबारों के हेडलाइन निकालकर देखिएगा, आप सिहर जाएंगे कि किसी को आतंकवादी बता देना कितना आसान है। 127 लोगों में से 7 की मौत हो चुकी थी और 4 बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे। जिस दिन फैसला आया 111 लोग अदालत में मौजूद थे। स्टैन स्वामी की मौत न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाती है, लेकिन ठीक इसी तरह के सवाल दूसरे बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी भी उठाती है। शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता है। झूठे मामलों में फंसाने वाले अधिकारी किसी की जिंदगी ही बर्बाद नहीं करते, अदालत का भी वक्त बर्बाद करते हैं। किसी को किसी भी मामले में फंसा देना ही भारत की न्याय व्यवस्था का, पुलिस व्यवस्था का एक अंग बन चुका है। आज की ही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 66A के रद्द होने के बावजूद इसके तहत मामले दर्ज हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि धारा रद्द करने के बाद भी मुकदमे दर्ज करना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशान करने वाला है। यह शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है। हम इसके लिए कुछ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। यह भी शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि 84 साल का एक शख्स अंतरिम जमानत मांगते मांगते मर गया। सोचिए पीयूसीएल को क्या पड़ी है कि इन बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर ये कुछ लोग आपके हकों के लिए ना जाएं, तो क्या आपको पता है कि कितने बेकसूर लोग जेलों में सड़ जाएंगे? क्या आपको पता है कि इसी पीयूसीएल के लिए सुधा भारद्वाज काम करती थीं, जिन्हें स्वामी के साथ भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद कर दिया गया? सुधा भारद्वाज छत्तीसगढ़ पीयूसीएल की अध्यक्ष रह चुकी हैं और आम आदिवासी लोगों के लिए केस लड़ा करती थीं। देखिए, ये जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66A है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्ट्राइक डाउन कर दिया था 24/3/2015 को। अब इस तरह के जजमेंट्स होते हैं, उसका स्ट्राइक डाउन का मतलब ये हुआ कि सेक्शन 66A एक तरीके से स्टैट्यूट बुक के अंदर कानून की किताबों में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बावजूद भी 66A का प्रयोग पुलिस भी करती रही और कोर्ट्स के अंदर भी होता रहा। तो हमने पहले एक एप्लीकेशन दी थी और उस एप्लीकेशन में अटॉर्नी जनरल अपीयर हुए थे और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट आप सारे पुलिस स्टेशन में भेजिए और जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके पास भी भेजिए, ताकि इसकी अनुपालना ठीक तरीके से हो पाए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो सबके ऊपर बाइंडिंग होता है, कोर्ट्स के ऊपर और अथॉरिटीज के ऊपर।
इसके बावजूद भी ये पाया गया कि इस तरह के केसेस जो 66A के अंदर हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं और उनके जो मुकदमे हैं वो भी पेंडिंग हैं कोर्ट्स के अंदर। बल्कि ये पाया गया कि जजमेंट के बाद में जो 24/3/2015 को हुआ, जो मुकदमे रजिस्टर किए गए वो 1307 केवल 11 स्टेट के अंदर पाए गए और उनमें से अभी 570 मुकदमे पेंडिंग हैं, जबकि जजमेंट के पहले जो मुकदमे 11 स्टेट में थे सेक्शन 66A के अंदर वो थे 681, जिसमें 229 पेंडिंग थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जजमेंट के बाद में इन केसेस के रजिस्टर होने की संख्या बढ़ी है। केवल पुलिस ने ही रजिस्टर नहीं किए बल्कि कोर्ट्स के अंदर भी ये मुकदमे पेंडिंग हैं। तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इस बात के ऊपर थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अनुपालना भी नहीं हो पा रही इतने सालों के बाद में और लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो फिर स्थिति हमारे देश के अंदर क्या होगी बाकी और कानूनों को लेकर। आप सोचिए, कानून की जिस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है उसके तहत आज तक लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। क्या यह बात सरकार नहीं जानती होगी? क्या सरकार ने इसे खुद से रोकने का प्रयास किया? नहीं किया। तभी तो PUCL जैसी संस्था आगे आई कि नागरिकों के अधिकार का हनन हो रहा है। इन्हीं संस्थाओं के लोगों को एक दिन माओवादी और आतंकवादी बता दिया जाता है, तब आप घर में बैठकर तालियां बजाते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? इसलिए जिन लोगों ने स्टैन स्वामी को 50 साल तक आदिवासियों के लिए आवाज उठाते देखा, वे गिरफ्तारी के अगले दिन से उनकी रिहाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तस्वीर 9 अक्टूबर 2020 की है, रांची की है। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। भीमा कोरेगांव मामले में रांची में स्टैन स्वामी के आवास में महाराष्ट्र पुलिस ने जुलाई 2019 में और NIA ने 28 अगस्त 2018 को छापा मारा था। फादर स्टैन स्वामी ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि NIA ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके कंप्यूटर में फर्जी सबूत डाले हैं। ठीक इसी तरह के आरोप भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे और रोना विल्सन ने भी लगाए थे। 11 जून को 58 नोबेल पुरस्कार विजेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने एक पत्र लिखा और स्वामी जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। 28 मई को अमेरिकन बार एसोसिएशन, जो वहां के वकीलों की संस्था है, बयान जारी करता है कि भीमा कोरेगांव केस में निष्पक्ष ट्रायल होने चाहिए। इन लोगों को जिस तरह से बंद किया गया है वो भारत के ही कानूनों के खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भी, जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। यहाँ तक कि जितने भी आदिवासी लड़कों को, जो निर्दोष आदिवासी लड़के जिनको सरकार जेल में बंद करके रखी थी, इनकी रिहाई का भी वो आवाज उठाते रहते थे। और 2014 के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत के जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, ग्राम सभा का अधिकार दिया गया है, 5वें पेशा का अधिकार दिया गया है, उसको वायलेशन करके यहाँ पर जो भूमि बैंक कारपोरेट घराने के लिए बनाने की कोशिश की रघुवर दास की सरकार, उसके खिलाफ भी लगातार वो संघर्ष करते रहे। स्टैन स्वामी का मर जाना अंतरिम जमानत की अंतरात्मा का मर जाना है। मेरी राय में उनकी अंतरिम जमानत की याचिका का भी उन्हीं के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। लोगों के लिए 50 साल सेवा करने वाला एक शख्स भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोपी बना दिया जाता है 84 साल की उम्र में। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस ऑन द पासिंग ऑफ फादर स्टैन स्वामी, ही डिजर्व्ड जस्टिस एंड ह्यूमननेस। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि आदिवासियों के लिए लड़ने वाले 84 साल के स्टैन स्वामी के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। एक निर्दयी और लापरवाह सरकार ने उन्हें गरिमा की भी जगह न दी। मैं सदमे में हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि फादर स्टैन स्वामी के निधन से दुखी हूं। वे ईश्वर के दूत थे, मानवतावादी थे, जिनके साथ हमारी सरकार ने मानवतापूर्वक बर्ताव नहीं किया। एक भारतीय के रूप में गहरे दुख में हूं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, फादर स्टैन स्वामी को विनम्र श्रद्धांजलि।
कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर गरीबों, आदिवासियों की सेवा की और मानव अधिकारों की आवाज बना, उन्हें मृत्यु की घड़ी में भी न्याय एवं मानव अधिकारों से वंचित रखा गया। गुजरात के आदिवासी नेता छोटू भाई वासवा ने ट्वीट किया है कि कल्पना कीजिए, सरकार पार्किंसन के मरीज और 84 साल के बुजुर्ग से कितना डरती थी। स्टैन स्वामी की मौत हमारी सामूहिक अंतरात्मा से सवाल करती है। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन आदिवासियों के लिए काम किया, उसे हालत बिगड़ने पर भी जमानत नहीं मिली और हालत और बिगड़ने दी गई। हमें लगता है कि जिस तरह से स्वामी अग्निवेश को लिंचिंग के जरिए मारने की हत्या हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जेल में डाल करके आज इनकी हत्या कर दी गई फादर स्टैन स्वामी की। आज ये सोचना होगा। मेरे मन में तो सवाल आ रहा है कि क्या अभी देवांगना, नाताशा और आसिफ के दिल्ली हाईकोर्ट ने जब उनको जमानत पर रिहा किया और तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको उदाहरण ना बनने दिया जाए ताकि पैन इंडिया रेमिफिकेशंस ना हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इसी का इंतजार था कि फादर स्टैन स्वामी जैसे हमारे देश के 80 साल के बुजुर्ग नेता जेल के अंदर इसी तरह से उनकी जान चली जाए? वरवरा राव हो, सुधा भारद्वाज हो, हमारे आनंद तेलतुम्बरे या गौतम नवलखा जैसे मानवाधिकार के लिए चर्चित लेखक, ऐसे लोगों की जान जेल के अंदर इस तरह से चली जाए। तमाम राजनीतिक बंदियों की तुरंत पूरे देश में रिहाई हो और पूरे देश में हम फादर स्टैन स्वामी के इंसाफ के लिए, मरणोपरंत उनके इंसाफ के लिए मांग करें। और यूएपीए जैसे कानून, काला कानून, इसका तो बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। आप हर दिन देख रहे हैं कि 10-10 साल यूएपीए के तहत जेल में बिताने के बाद लोग बरी हो रहे हैं। इन गिरफ्तारियों का एक पैटर्न दिखेगा, राजनीतिक मकसद भी। 84 साल के व्यक्ति के अंतरिम जमानत का विरोध करते वक्त क्या एनआईए को बिल्कुल याद नहीं आया होगा कि यही जांच एजेंसी ऐसे कितने मामलों में सबूत पेश नहीं कर पाती है? क्या वाकई उसे 84 साल के एक बुजुर्ग में कोई मेडिकल बीमारी नहीं दिखी? मेडिकल बीमारी के कोई ठोस सबूत नहीं मिले? क्या आप जानते हैं कि सरकारी अधिकारी अदालत में झूठ बोलते हैं? आज के ही टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर यह खबर छपी है, जिसकी हेडलाइन है, व्हाई डू गवर्नमेंट्स लाई इन कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि सरकार कोर्ट में झूठ क्यों बोलती है। दिल्ली हाई कोर्ट इस बात को लेकर गहरी चिंता में है कि सरकार कोर्ट में गलत बयानी कर रही है। जब भी सरकार कोर्ट में झूठ बोलती है, याचिकाकर्ता के साथ घोर अन्याय होता है। कोर्ट में झूठ बोलने पर सरकार के अधिकारी की कोई जवाबदेही ही नहीं है। कोर्ट भी शायद ही कभी कार्रवाई करती है। यह जस्टिस JR मिधा का बयान है। झूठ बोलने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सरकार झूठ बोलती है, कोर्ट में भी झूठ बोलती है, लोगों को जेल में बंद कर देती है और फिर कोई सबूत पेश नहीं कर पाती, लेकिन सालों तक जमानत का विरोध जरूर करती है। स्टैन स्वामी के निधन पर सरकार चुप है, चुप ही रहना था। उसे पता है कि अगले साल बिरसा मुंडा की जयंती या पुण्यतिथि पर ट्वीट कर या किसी योजना का ऐलान कर आदिवासियों का हितैषी बन जाने का मौका आ जाएगा। स्टैन स्वामी का नाम आप जितनी बार आदिवासियों के लिए लड़ने वाले एक योद्धा के रूप में लेंगे, उतनी ही बार एक ऐसे चेहरे को आगे लाने पर विचार किया जाएगा जिसे आदिवासियों के लिए लड़ने वाला बताया जा सके और उसे जल्दी ही राज्य मंत्री का पद दे दिया जाएगा। आज जेएनयू के गंगा ढाबा पर उन कुछ लोगों ने स्टैन स्वामी की याद में श्रद्धांजलि सभा की जो ये समझते हैं कि स्टैन स्वामी का काम कितना महत्वपूर्ण था। जेएनयू छात्र संघ के सदस्यों ने यह सभा बुलाई। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विदाई देने के लिए ये छात्र यहां जमा हुए। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रांची जेल से बाहर आने के बाद पहली बार जनता के सामने आए। मौका था आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस का। लालू पहले से काफी कमजोर दिखने लगे हैं, मगर उनके तेवरों में कोई कमजोरी नहीं आई है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, मिट जाएंगे,
देखिए हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। जेल, अस्पताल और बीमारी को पीछे छोड़ अपनी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस में शामिल हुए लालू यादव ने जैसे नेताओं कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी। जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर के साथ समाजवादी विरासत को याद किया और कहा कि गरीबों के राज्य को जंगल राज का नाम दिया गया। क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया। रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल राज आ गया। पुरानी विरासत के अलावा लालू यादव ने एक छोटा सा मास्टर स्ट्रोक भी खेला, अपने साथी रामविलास पासवान को याद करते हुए। जबकि अपने पिता के जन्मदिन पर आशीर्वाद यात्रा के लिए पहले पटना और फिर हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने एलजेपी में अपनी जमीन वापस हासिल करने का सफर शुरू किया। मैं धन्यवाद करूंगा हर उस सत्तापक्ष विपक्ष दल के नेताओं का और उन राजनीतिक दलों का जिन्होंने मेरे पिताजी की जयंती को इतने धूमधाम से अपने अपने कार्यालयों में मनाया। चिराग पासवान संतुष्ट थे। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। नीतीश इस अवसर पर पूरी तरह खामोश दिखे, जबकि आरजेडी ने भी पासवान के चित्र पर फूल चढ़ाकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। तेजस्वी ने भी नीतीश की जमकर खबर ली। अरे संगठित संस्थानों के भीष्म भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। 60 से 70 घोटाले हो गए, आज तक किसी पे कार्रवाई उन्होंने की। चिराग पासवान के रोड शो की सफलता के बाद बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसके पास सीमित विकल्प हैं। एक, या तो वो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए चिराग पासवान को बाहर रखते हुए पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि तब बीजेपी को बिहार में दलित समुदाय खासकर पासवान जाति के 6% वोटों से हाथ धोना होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।